हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 में पेपर 2 में आज हम थीम जो है इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। हम पॉलिटी का थीम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने आपको कुछ फीडबैक के टॉपिक भी आपको कवर कराए। इसमें सारे जो 20 मैंने बोले हैं उस 20 के सारे का मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन भी। देखो अभी तक मैं जो टॉपिक आपको दे रहा हूं, अभी तक 12 टॉपिक आपको दे चुका हूं। उसके बाद जो है और टॉपिक आपके 8 बचे हुए हैं, वो उन 8 टॉपिक्स को दिया जाएगा और सारे का सारे 20 जो हैं वो उसके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा इंडिविजुअली। फिर उसके बाद हमने कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उनके भी कॉपी आपको टेस्ट कॉपी दिखाए, ठीक है, तो वो भी आपको ये हमने दिखाया। अब यहाँ जो हम है इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें जो है इकोनॉमी में जनरल इकोनॉमी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी में जनरल का डिस्कशन करेंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम नेक्स्ट जो है वीडियोस होंगे, नेक्स्ट 2 क्लासेस कम से कम लगेंगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे। देखो जो आपका क्वेश्चन डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दिया गया, वो ऑलरेडी आप जानते हो या वो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, आपने डाउनलोड करके, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज किया होगा। या इनफैक्ट मैं परचेज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो भी है इट्स बेटर है एक्चुअल वो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उसको देखो, उसको समझो, जहाँ जिसको प्रॉब्लम है और तो वो हमें बताओ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, जनरल इकोनॉमी क्या है। देखो जो पेपर 1 के सब्सक्राइबर हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पेपर 2 का, क्योंकि सारे कैंडिडेट पेपर 1 में नहीं हो, कुछ पेपर 1 में अ, हो, तो पेपर 1 वाले को उनको हमने डिस्कस किया, लेकिन पेपर 2 है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसमें हमने कोई भी स्लाइड नहीं बनाया है, बस मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फिर और चीजें भी डिस्कस करूंगा। देखो इकोनॉमी में आपको क्या करना होता है, जनरली जो भी इकोनॉमी होता है, अभी जो ही है कोविड 19 है, तो कोविड 19 पैंडेमिक से संबंधित जो है आपका यदि फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 जो था, 2021, तो 2021 जो आपका बीत गया, ये अभी आपका बीता 31 मार्च को बीत गया। आप ये पहले ध्यान रखो कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये कभी मिस्टेक मत करना, फाइनेंशियल ईयर जो होता है Q1 Q2, ये सब आप जितना बेटर तरीका से समझोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो चलता है फर्स्ट अप्रैल से आपका 31 मार्च के लिए चलता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी कि अब जो है हमारा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वार्टर 4 क्वार्टर्स आपके होते हैं, 4 क्वार्टर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है 1 अप्रैल से आपका लेकर के 30 जून तक, फिर आपका 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक, फिर आपका जो है थर्ड क्वार्टर जो होता है 1 अक्टूबर से लेकर के आपका ये 31 दिसंबर तक, और फोर्थ क्वार्टर जो होता है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। ये आपको जानना चाहिए कि यस, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो जैसे हमारा जो इकोनॉमी है वो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ये 23.9 -23.9 के रेट से ग्रो किया। तो देखो जो हमारा इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी क्या है कि स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन में का क्या मतलब होता है कि स्लो डाउन का मतलब होता है कि टू सक्सेसिव जो आपका क्वार्टर है, टू सक्सेसिव क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है, तो वो स्लो डाउन की स्थिति होती है कि स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव में अभी आ गया है, लेकिन 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिव क्वार्टर में यदि ग्रोथ रेट लेसर हो, जैसे मान के चलो कि नॉर्मल इकोनॉमी आपका 5% के रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, 5% के रेट से ग्रो कर रहा है, 5% के रेट से आपकी इकोनॉमी नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है। अब जो है 5% के रेट से ग्रो करने के बाद क्या हुआ, 4% हो गया, 3% हो गया, 2% हो गया, अभी भी पॉजिटिव है, तो उसको स्लो डाउन में, ये इकोनॉमी यानी कि स्लो डाउन में जा रहा है। लेकिन टू सक्सेसिव क्वार्टर में यदि निगेटिव में चला गया, निगेटिव जाने का मतलब क्या है कि भी आपका जीडीपी मान के चलो 100 बिलियन है, ठीक है, रुपी 100 बिलियन है, अब वो जो है 98 बिलियन हो गया, रुपी 98 बिलियन,
फिर आपका रूपी 97 बिलियन। इस ढंग से यदि हो तो इसका मतलब क्या है? तो टू सक्सेसिव क्वार्टर में यदि निगेटिव में जा रहा है, ऐसे मान के चलो कि बढ़ रहा था 5% के रेट से, लेकिन 4%, 3%, तो वो एक तरह से स्लो डाउन है। लेकिन यदि वो निगेटिव में जाए, यानी कि -3%, -2%, जैसे -23.9%, फिर उसके बाद -10 पॉइंट समथिंग परसेंट यदि, तो आपका जो है इकोनॉमी जो है वो आपका ये डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है? वो आपका डिप्रेस हो रहा है इकोनॉमी। और यदि बहुत प्रॉब्लम होता है तो ग्रेट डिप्रेशन उसको कहते हैं। तो स्लो डाउन में है कि आपका ग्रोथ रेट पॉजिटिव है लेकिन वो कम हो रहा है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि निगेटिव ग्रोथ में रेट में ये चल रहा है। तो जो भी आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। अभी देखो, कहीं भी एक बिल क्लिंटन जब 1992 में इलेक्शन अपना फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट कर रहे थे, यानी कि 20th जनवरी को वहां होते हैं जो प्रेसिडेंट जो होते ओथ लेते हैं 20th जनवरी को, तो 20th जनवरी 1993 से वो प्रेसिडेंट रहे। तो बिल क्लिंटन जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो इट्स इकोनॉमी बोलते हैं, इट्स इकोनॉमी दैट मैटर्स, ठीक है, इट्स इकोनॉमी दैट मैटर्स। तो जो इकोनॉमी है वो मैटर्स, ये तो कहीं भी जो है इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होता है। वो इकोनॉमी कहते हैं ना, इकोनॉमी इज एट द कोर ऑफ द पॉलिटी। कोई भी गवर्नमेंट हो, रिसेंट टाइम में यदि आप देखोगे, कोई भी पहले के टाइम में या कुछ भी है, वो दूसरी बात होती थी कि बहुत सारे सेंटिमेंट्स, आज भी देखो पोलराइजेशन होता है वोट में, इलेक्शन में पोलराइजेशन करते हैं कि यस ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है आपके पास? कोर है क्या इकोनॉमी। इन स्पाइट ऑफ मनमोहन सिंह जो क्या थे, मनमोहन सिंह एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, थे भी और हैं भी। हाँ, अब वो एक तरह से ओल्ड एज के हो गए हैं, बहुत अच्छा खासा एज हो गया है। अब कहीं न कहीं उनकी ही पार्टी में उन्हें प्रॉपर तरीका से बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन उन्होंने जो 1991 में रिफॉर्म किया एज़ ए फाइनेंस मिनिस्टर, उसी को राव सिंह रिफॉर्म कहते हैं, राव यानी कि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, ठीक है? तो नरसिंह राव जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जो मनमोहन सिंह थे तब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इन लोगों ने जो सुधार किया, तो कहीं न कहीं इकोनॉमी जो है वो कोर पे, अब उस समय भी देखो बहुत सारे सेंटिमेंट्स आए कि यस सोने की गिरवी रखा या व्हाटसोएवर, उसके पहले ये सिचुएशन आपके 1990 के आसपास ये हुआ। लेकिन जो इकोनॉमी है उसके बाद जब 1991 का रिफॉर्म हुआ, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में ने कभी एक तरह से बैक मुड़ करके नहीं देखा। और ये ऑब्वियसली है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आपका -23.9% नेगेटिव ग्रोथ रेट में गया, क्योंकि आपने लॉकडाउन लगाया। वो सारे जो लॉकडाउन लगाए गए उसके कारण जो है आपके जो सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे वो कोलैप्स हो गए। आपने फुल लॉकडाउन लगाया और वो भी 42 डेज के लिए कंप्लीट लॉकडाउन। फर्स्ट आपका 21 डेज के लिए आपने लगाया, फिर सेकंड आपका फिर 21 डेज के लिए लगाया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके आपने उसमें देखो, फर्स्ट लॉकडाउन में पूर्ण तरह से कंप्लीट ये रखा गया, दूसरा में भी ऑलमोस्ट मोर और लेस वही सिचुएशन रहा। उसके बाद धीरे-धीरे करके हमने इकोनॉमी, इसी वजह से देखोगे कि जो अप्रैल 20 था, ठीक है? तो 2020 अप्रैल जो था, उसमें जो हमारा ये जो जीएसटी कलेक्शन था, वो लोएस्ट ईवर था। तो क्या हुआ, सारी इकोनॉमी एक्टिविटी, जो मजदूर हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज को ही सिर्फ रखा गया था, ओपन रखा गया था, जैसे मान के चलो दवाइयाँ वगैरह है, या राशन का दुकान है, या फिर सब्जी का दुकान है, या फिर और कुछ जो एसेंशियल हैं, वो उसी को आपको वो ओपन रखना था, बाकी सारे के सारे चीज़ें बंद रखा गया। इनफैक्ट देखोगे जो भी चाय वगैरह के दुकान, चाय, कॉफ़ी के दुकान खोले हुए थे, ये छोटे-छोटे चीज़ों को खोले हुए थे, उनको सबको बंद रखा गया। किराना स्टोर भी देखोगे कि जो लिमिटेड टाइम रख दिया गया था कि यस इस बीच में आपको खोलना है, और स्कूल वगैरह सारी चीज़ें आपकी बंद थी। तो स्टेशनरी वगैरह की जितने भी बुक शॉप्स वगैरह, तो सारे के सारे जो क्या हुए, तो आपका जो जीडीपी, जो आपका ग्रोथ हो रहा था, जो सेल हो रहा था, वो सारे के सारे स्टॉप आपका हो गया। मजदूर काम पर नहीं जा रहे थे तो प्रोडक्शन आपका ठप पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। अब देखो, जो भी कोई भी इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी के ऑलरेडी देखो पेपर 1 में हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन पेपर 1 में ऑब्वियसली है कि सब लोग उसमें नहीं हैं। तो कोई भी इकोनॉमी होती है, तो उसके पास क्या होता है? बेसिक 3 क्वेश्चन होते हैं। बेसिक 3 क्वेश्चन क्या होते हैं कि क्या प्रोडक्शन किया जाए? क्या उत्पादन किया जाए?
क्या उत्पादन किया जाए और कितना, ठीक है? क्या और कितना, ठीक है? क्या और कितना एक तरह से, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए और ये किसके लिए उत्पादन किया जाए? देखो, जो क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए कि हम अधिक ब्रेड करें या फिर अधिक हम जो है बोफोर्स गन को ये करें, ठीक है? ऑब्वियसली है बोफोर्स गन हमारे पास था, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। तो हम जो ब्रेड ये करें या बोफोर्स करें? स्कूल ये खोलें या फिर मिसाइल डेवलप करें? साइकिल अधिक बनाएँ या फिर हम एरोप्लेन अधिक बनाएँ? रेलवे में हम अधिक इन्वेस्ट करें या फिर हम जो ये हैं अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में अधिक इन्वेस्ट करें? सेना को पेंशन हम अधिक बढ़ाएँ या फिर जो एसेंशियल जो पुलिसिंग स्ट्रक्चर है, थाने पर हम अधिक जोर दें? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या और कितना उत्पादन किया जाए? कैसे? कैसे का मतलब जो इकोनॉमी में जो होता है, वो आपका 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम उसमें मशीन लगाएँ या लेबर लगाएँ। 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि या तो हम अधिक मशीनों पे खर्च करें या अधिक लेबर पे कॉस्ट लगाएँ, तो ये 2 आपका होता है। और किसके लिए? किसके लिए का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में देखा, तो आपके पास यदि गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ आपने प्रोडक्शन कर रखा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बावजूद भी क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं, जो बेनिफिशियरी हैं उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंच पा रहा है तब वो सही है, यदि पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो यदि उसका कोई मतलब नहीं है। सपोज़ बहुत बार आप देखते होंगे कि ये जनरली होता है कि मान के चलो कि जिस समय फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है? फ्लड वगैरह के सिचुएशन में तो लोग ब्रेड गिराते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर से सरकारी मशीनरी जो है वहाँ खाने की पैकेट गिराते हैं। इनफैक्ट हर जगह जहाँ भी बाढ़ वगैरह आता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूकंप आती है या ऐसी सिचुएशन होती है, तो देखोगे कि वहाँ पैकेट गिराते हैं, उसमें पैकेट में एसेंशियल आइटम्स होते हैं। इनफैक्ट देखोगे जब कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी जो क्या है कि आपके एसेंशियल दाल, चावल, आटे, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें जो है एक पैकेट में करके 5 केजी का या कुछ जो एनजीओ थी, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि सोशल सर्विसेज के लिए है, वो लोग बहुत सारे गुरुद्वारे, मंदिर और ये सब भी कर रहे थे। सारे लोग जिनसे जितना हो सकता था, इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जो संभव हो सकता है, आप कुछ परिवार को पालने के लिए सक्षम हैं, जिनके पास कमी है, जिनके पास सुविधाएँ नहीं है, तो आपको उन्हें देना चाहिए, आपको उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है? तो ये किया गया। अब उसमें से देखोगे कि आप ये कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी हैं, उन तक पहुँचे। आप यदि ये बोलोगे कि हमने 10 टन जो है 10 टन हमने प्रोवाइड किया रिलीफ मटेरियल, लेकिन वो 10 टन इंटेंडेड बेनिफिशियरी के पास पहुंचा या नहीं, जो डिजर्व कर रहे थे उनके पास पहुंचा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये जरूरी है। फिर उसके बाद यदि मान के चलो किसी चीज का ब्रेड है, उसका एक्सपायरी डेट सपोज 6 मंथ है, मान के चलो कोई ब्रेड ऐसा है 6 मंथ वो नहीं होता है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि कुछ ऐसे आइटम है, सपोज बिस्किट है या कुछ और चीज है कि उसको 6 मंथ एक्सपायरी डेट था। अब आपने उसको डिलीवरी 8 मंथ में किया, तो इसके मतलब है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, आप टारगेटेड जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसको नहीं पहचान पाए हैं और उसको प्रॉपर तरीका से डिलीवर नहीं कर पाए। तो जो बेसिक 3 क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए और कितने उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि हम मशीन उसमें यूज़ करें, मशीनरी उसमें लगाएँ या फिर मशीनरी के जगह जो है हम लेबर फोर्स लगाएँ। जैसे इंडिया है, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, हमारे पास जो लेबर है बहुत अधिक है और इनफैक्ट लेबर बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार इन द सेंस कि जो इतने हमारे पास जो खास करके जैसे जो यदि शिक्षित बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा अभी समस्या बढ़ रही है। ये जब से देखो इकोनॉमिक बूम तो ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट सही हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे यहाँ जो है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रॉपर तरीका से नहीं हो रहा है। इस वजह से जो हमारे पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री तो कंप्लीट कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीका से रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सारी चीज़ों को ये देखना
होता है कि यस किस चीज़ को हम उत्पादन करें, या तो मशीन हम अधिक लगाएँ या फिर लेबर फ़ोर्स। तो जैसे देखो एमजी नरेगा यदि देखा जाए तो एमजी नरेगा क्या है आपका? एमजी नरेगा ये है कि हमारा ये इसमें एसेट तो क्रिएट करना होता है, एसेट ही हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें। लेकिन अधिक हम ज़ोर किस पर दे रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें अधिक से अधिक जो आपका होना चाहिए लेबर फ़ोर्स को लगना चाहिए। इसी वजह से यदि उसका 100 रुपए उसमें एक्सपेंडिचर होता है, तो 51 रुपीज़ जो है, वो कम से कम 51 रुपए जो है लेबर फ़ोर्स में लगाया जाता है, और जो 49 रुपीज़ जो जो है, वो आपके मशीनरी में ल ये यानी कि मटेरियल में लगाया जाता है। इनिशियली जब रखा गया था तो 60 और 40 का टारगेट रखा गया था कि यानी कि 60% जो है वो लेबर में जाएगा, लेबर फ़ोर्स में यानी मज़दूरी में जाएगा, और जो 40% है वो आपका जो है मटेरियल में जाएगा। लेकिन अभी उसको जो है रेशियो को ये 51 और 49 कर दिया गया है। 51 इस वजह से रखा गया है कि एटलीस्ट उसका ये गुण बरकरार रहे कि ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यानी कि ये है जो है एम्प्लॉयमेंट ही जनरेशन कर रही है। एम्प्लॉयमेंट का मेन इसका टारगेट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही है। ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं। अब देखो सो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी सबसे पहले आप ये देखते हो, ये जानते होगे कि इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में क्या है हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, यानी कि जो हमारे पास जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो हमारे सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग का अध्ययन ही अर्थशास्त्र एक तरह से है। लेमन टर्म में कह सकते हो कि सीमित संसाधन, संसाधन आपके पास सीमित है, संसाधन आपके पास सीमित है, और आपके पास जो वांट है, वो जो चाहत है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, असीमित है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग में से जो जॉब कर रहे हो, तो उनको जितनी भी सैलरी मिल रही है, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट नहीं है। या फिर जो एज ए प्योर स्टूडेंट हो, तो जिनके पेरेंट्स वगैरह जो भी पैसे भेज रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। तो आप ये क्या है, संसाधन आपके पास सीमित है, लेकिन आपके पास चाहत आपके पास असीमित है, आपके पास इच्छाएं असीमित है। आप चाहते हो कि जितना अधिक से अधिक हमें पैसे मिल सके, जितने अधिक से अधिक मिल सके। लेकिन हमें जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, जिसके पास 10,000 20,000 30,000 50,000 व्हाटसोएवर, देखो जो लोग ऐसे भी हैं, बहुत लोग आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जिनको सपोज 2 लाख मिल रहा है पर मंथ, स्टिल ही इज फेसिंग प्रॉब्लम। जिनके पास 5 मिल रहा है, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जिनको 10,000 मिल रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी जरूरतें जो है अपनी इच्छाओं का दमन करके वो जो भी है उनको उस अनुसार ही उसमें काम करते हैं। लेकिन जिनको 5 लाख पर मंथ मिल रहा है, तो उनका जो है चाहत अलग है, उनको मर्सिडीज में घूमने का चाहत है, उन्हें सिंगापुर घूमने का चाहत है, उन्हें जो है आईफेल टावर पे जाने का चाहत है, उन्हें कुछ और चीज़ें हैं, उन्हें शिप पे क्रूज़ पे घूमने का शौक है, उन्हें महँगी गाड़ियाँ खरीदने का शौक है, उन्हें डायमंड ज्वेलरी खरीदने का शौक है, उन्हें प्लैटिनम ज्वेलरी खरीदने का शौक है, उनके पास एन नंबर ऑफ इच्छाएँ हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबकी जो है ये ज़रूरतें भी एक तरह से अलग हैं, और इनकम जो है संसाधन सीमित है, तो उसी का हम समुचित उपयोग करते हैं। अब देखो जो भी है इंडिया के केस में यदि हम देखते हैं, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। ठीक है? जो हमारी अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर एज़ वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर, देखो अभी ये जो डिबेट चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज़ेशन कर रही है। जो अभी आप रेगुलर यदि आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सोएवर, यूनिवर्सिटी मैं उसको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो जो मज़ाक में जो लोग कहते हैं ना कि जो एक सरकाज़म करते हैं, तो आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, तो बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए होगे, तो डेली जो है गार्बेज मैसेज आपके ऊपर तक पहुँचता रहता है, आपके ऊपर फेंका जाता है, मैसेज के रूप में गार्बेज फेंका जाता है, तो आप उस चीज़ को ये देखते हो, ठीक है? तो ये सारे चीज़ों को आप देख रहे हो, उस सारी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ये चल रहा है प्रॉपर तरीका से। तो क्या है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को ये देखा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर जो है, वो अपना योगदान दे रही है, पब्लिक सेक्टर जो है, अपना योगदान दे रही है। अब देखो ग्रेजुअली जो है, एक कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिज़नेस टू डू बिज़नेस, ठीक है? एक जनरली आप एडिटोरियल वगैरह में देखते हो कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिज़नेस टू डू बिज़नेस, यानी कि गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट फैसिलिटेटर के भूमिका में आनी चाहिए, गवर्नमेंट को है फैसिलिटेटर के भूमिका में आनी चाहिए। लेकिन इनिशियली जो है, हमने एक तरह से ना तो कैपिटलिस्टिक पूरे तरह से, जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका के को एक तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, और जो रसिया था, वो आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल था। रसिया इन द सेंस यूएसएसआर, जो पूर्व यूएसएसआर था, पूर्व सोवियत संघ था, वो एक तरह से जो आपका सोशलिस्ट
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पूर्ण रूप से माना जाता था। लेकिन हमारे पास जो है वो आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, मिक्स है। तो जो 3 बेसिक क्वेश्चन हमने देखा तो वो तीनों बेसिक क्वेश्चन जो था, उसका जो जवाब दिया जाता था, वो जवाब किस ढंग से है कि जो हमारे में है कि हमने उसको क्या किया कि दोनों को मिक्स रखें कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो उसके लिए हमने दोनों को प्राइवेट में भी देखा और पब्लिक में भी। देखो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनियाँ होती है, जैसे रेलवे वगैरह का जो प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि रेलवे का भी उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कह सकते हो कि मोर एक तरह से लिबरलाइजेशन कह सकते हो कि कुछ चीजों को, कुछ सेक्टर को, कुछ सेगमेंट को जो है वो उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल कोविड 19 के नाम पे जो भी बैग को सैनिटाइज, अभी आपने रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा, बहुत जगह जो है रेलवे को सैनिटाइज, रेलवे में जाते हो तो आप को बैग सैनिटाइज करते हैं। ए लॉट ऑफ प्लेसेस में हमने देखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सैनिटाइजेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ जगह जैसे मैं दानापुर रेलवे स्टेशन में देख रहा हूँ 2-3 बार से, आपके पास यदि 2 बैग है तो आपको 20 रुपीज़ पे करना है, 1 बैग है पर बैग आपको 10 रुपीज़ वो पे कर रहे हैं। कहीं न कहीं जस्ट इमेजिन करो कि एक जो गरीब आदमी है, एक पुअर पर्सन है, तो आपने उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया, तो उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ, उसको तो माइनस में ये हो रहा है। फिर उसके बाद ट्रेन है, तो यदि आप उसको प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो उसको कॉस्ट बढ़ा देंगे। क्योंकि देखो जो आप यदि रेलवे रिजर्वेशन बुकिंग वगैरह कराते हो, तो उसमें ये रहता है, अब पता नहीं एग्ज़ैक्ट अभी क्या सिचुएशन है। अदरवाइज़ लास्ट ईयर जब लॉकडाउन के पहले तक के सिचुएशन में मैंने ध्यान दिया कि 43% जो होता था कि यानी एक रिज़र्वेशन टिकट लेते हो, तो उस टिकट में जो ये होता था कि आपका 43% जो होता था वो सरकार जो है पे करती है। अभी भी वही सिचुएशन है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन में जो है वो 43% जो है वो सरकार पे कर रही है। यानी कि मान के चलो कि ₹1000 का टिकट यदि है, एक्चुअल में टिकट ₹1000 का है, तो आपसे कितना लिया जा रहा है? 570 आपसे लिया जा रहा है। यदि यानी कि कहीं भी 570 पे कर रहे हो, तो इसका मतलब है एक्चुअल टिकट का कॉस्ट वो 1000 है, लेकिन 430 जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। तो गवर्नमेंट कहाँ से पे कर रही है? वो टैक्स पेयर के मनी से कर रही है। लेकिन उसी चीज़ को यदि प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, तो ये 1000 इसका यदि कॉस्ट है, तो वो कम से कम 1050 तो लेगा ही या 1010 तो लेगा ही, कुछ तो कम से कम प्रॉफिट लेगा, तभी उसका काम चलेगा। तो प्राइवेटाइजेशन का लोग विरोध करते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये किसी भी चीज़ का क्या है कि यदि कोई भी जॉब कर रहे हो, यदि आप रेलवे में मान के चलो जॉब कर रहे हो, सपोज़ रेलवे ड्राइवर आप हो, रेलवे ड्राइवर की सैलरी सपोज़ एज़ ए सैलरी के तौर पे मान के चलो 40,000 मिल रहा है। लेकिन ये 40,000 सैलरी का कंपोनेंट है, लेकिन यदि उन्हें ट्रेन डिले हुआ या ओवर ड्यूटी सपोज़ 8 आवर्स है, ट्रेन डिले के कारण उनको 12 आवर्स रहना पड़ रहा है, या फिर स्टेशन गए, मान के चलो कि किसी का ड्यूटी 8 पीएम से स्टार्ट हो रहा है, 8 पीएम से स्टार्ट हो रहा है, सपोज़ जो लोको पायलट है, रेलवे ड्राइवर कहना आज की डेट में सही नहीं होता, आई एपोलोजाइज़ फॉर दैट, उनको लोको पायलट बोलते हैं, ठीक है? असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट। तो उनको सपोज़ 40,000 सैलरी मिल रहा है, और यदि वो 8 पीएम पे वो जाकर के साइन कर दिए कि यस हमारी ट्रेन आने वाली थी, मान के चलो जितने बजे भी 8:20, 8:30 व्हाटसोएवर, तो उन्होंने 8 पीएम पे साइन कर दिया। अब ट्रेन नहीं आई, तो वो आराम से सो गए, उन्हें पता चला कि ट्रेन जो है वो सुबह आएगी, तो वो सुबह सो गए। लेकिन उनका जो है एक तरह से ड्यूटी चालू है, तो उनको उसका ओवर ड्यूटी मिलता है। तो यदि आप गवर्नमेंट में हैं, तो जो आप लोको पायलट यदि हैं, तो सपोज़ वो 40,000 आपका बेसिक पे बन रहा है, सारी चीज़ कंपोनेंट मिला करके। लेकिन ये डिले बहुत सारे जो और सारी चीज़ों को मिला करके आपको फिर कभी बोनस मिल गया, 1 महीने का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, तो आपको सपोज़ 80,000 बन रहा है। अब 80,000 बन रहा है, यही रेलवे यदि प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगी, यदि प्राइवेट हो जाएगी, तो उसमें क्या है, आपको 20,000 पर काम करना पड़ेगा। आप ये देखते हो कहीं भी, यदि कोई भी गवर्नमेंट में बेस्ट एग्ज़ाम्पल लो, गवर्नमेंट में स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई टीचर है, तो मिनिमम अभी जो यूपी स्टेट में है, 40,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है। मैं समझता हूँ कि जो कोई भी जो बेसिक प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हैं, जो आप पहला से 5वाँ तक के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको भी 40,000 से कम किसी को नहीं मिलता है। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में आप जाओ, तो प्राइवेट स्कूल में कितने मिलते हैं? 4,000। दिस इज़ ट्रू, 4,000, 5,000, 10,000, 40,000 रेयरेस्ट में आप जैसे यदि डीपीएस या कुछ और स्कूल में ही हो, तो वही मिलती है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के जो आपके एक तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से
वो नुकसान हुआ कि एक तरह से ऐसे कि गरीब, अब मान के चलो कि जैसे स्कूल ही है, तो सारे स्कूल को प्राइवेटाइज कर दोगे, तो सरकार जो है मिड डे मील स्कीम चलाती है कि बच्चे को खाना मिलता है, मुफ्त में खाना मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है। फिर उसके बाद कुछ और राशन वगैरह भी कुछ चीज़ें अभी जैसे मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं, फिर उसके बाद उन्हें किताबें मिलते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सारी चीज़ों को आपको ये देना पड़ेगा। तो एक तो हुआ कि गरीबों को जो है जो समाज के लोअर स्ट्रेटा में हैं, वो उनके लिए नुकसान उठाना पड़ता है। फिर दूसरा जो एम्प्लॉयी है वो उनको नुकसान, तो एम्प्लॉयी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे। अब लेकिन ये इसका एक तरह से नुकसान हुआ। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि पब्लिक सेक्टर बहुत सारे जो है प्रॉपर तरीका से मैनेज नहीं होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो हम इसके जगह क्या करें कि जो बहुत सारी जो सुविधाएँ हैं, वो उसको ये आपका आर्गुमेंट राइटिंग में आ सकता है कि हम बहुत सारी सुविधाओं को जो जो प्राइवेट सेक्टर जिसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर में रहने दें, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के पास ही रहने दें, प्राइवेट सेक्टर ही उसको मैनेज करें। लेकिन हम जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दें। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल लो, गैस सिलेंडर। हाउएवर गैस का जो कीमत जो है, इनफैक्ट सब्सिडाइज्ड वाले भी थे, सब्सिडी आजकल बहुत कम मिल रहा है। जो लास्ट रिसेंटली हमने जो गैस सिलेंडर ये लिया था, तो सपोज हमको 960 हमने पे किया। तो मैंने पूछा इस पर सब्सिडी क्या? तो शायद बोले 80 या 60, आई आई एम नॉट रिकलेक्टिंग एग्ज़ैक्टली, लेकिन उन्होंने बोला कि 80 या 60 जो भी है वो इस पर सब्सिडी मिल रहा है। यानी कि यदि आप सब्सिडाइज़्ड नहीं ले रहे हो, तो आपको सपोज लास्ट जो मैंने मार्च में यानी खरीदा था, तो 960 रुपए पे करना पड़ा उस चीज़ को। तो अब देखो, यदि किसी चीज़ को आपका सब्सिडी उसमें दे रहे हो, तो इट्स बेटर है कि उसको मार्केट रेट पे ही दिया जाए, आपका जो भी है, और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, एक तरीका ये हो सकता है। अब देखो, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट को उस सेक्टर में प्रॉपर जोर देना चाहिए जिसको कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकते, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ही उस पे कर सकती है। जैसे अभी नितिन जयराम गडकरी, जो आपके नितिन गडकरी जो है, तो उनका आप इंटरव्यू वगैरह रिसेंट देखोगे, तो एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, जो कि एक तरह से खुलेआम जैसे बोलते हैं। अभी कुछ कुछ चीज़ों में वो कंट्राडिक्शन में भी थोड़ा सा रहे उनका। बार बार ये दिखाया गया कि उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को बहुत लताड़ा ये चीज़ करके। तो वो उनका कहना है कि यस, जो सेक्टर में गवर्नमेंट है, तो उसमें गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट कर रही है, और उसी चीज़ को प्रॉपर तरीका से एफिशिएंटली करे तो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने कहा कि जो हम नेशनल हाईवे वगैरह बना रहे हैं, तो ये जो है इससे इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, कि उन्होंने अभी एक इस चीज़ को आप ये कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अभी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप 1 रुपी एक्सपेंडिचर करते हो, तो आपका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है 2.5 रुपए होता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप यदि उसका बेनिफिट आपको, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट ये फिलहाल इसी समय नहीं मिल रहा है, वो आपका लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट मिल रहा है। इधर तो बेनिफिट मिल ही रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में भी और बेनिफिट मिल रहा है। जैसे रोड वगैरह बनवाते हो, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसमें एक तो डायरेक्ट अभी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मटेरियल आपका परचेज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म में मान के चलो कि आपके यहाँ से कोई भी जो मेजर मार्केट था वो 200 किलोमीटर था, तो 200 किलोमीटर जाने में पहले सपोज़ 5 आवर्स लग रहा था। अब वही 5 आवर्स की जगह आपको 3 आवर्स लग रहा है। तो 3 आवर्स लग रहा है, तो वो टाइम बच रहा है ना, तो कोई भी सपोज़ वेजिटेबल्स उगा रहा है, कोई भी वर्कफ़ोर्स है, वो वर्क कहीं वर्क करने के लिए जा रहा है, तो वो आ जा सकता है, उसको ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, सपोज़ वो जल्दी स्पॉइल हो जा रहे हैं, वो जल्दी खराब हो जा रहे हैं, तो उन्हें आसानी से मार्केट में पहुँचाया जा सकता है, उन्हें वहाँ आराम से पहुँचाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो देखो, ये जो अभी डिबेट है इस बार के लिए, देखो ये वाला लेक्चर जो है हम इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ये दे रहे हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो जो आपको समझने हैं, जो आपको ये है वो उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स हैं वो हमने पेपर 1 वाले में ये बताया ही था।
और जो हमने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर एटलीस्ट होगा, उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो हम 2020 से लेकर के 2012 तक उसको हम जो इकोनॉमी में थीम वाइज हम जैसे हमने पॉलिटी वाले में किया था कि पहले पूरे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, उसी ढंग से हम ये क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंटेंट वाइज भी चीजों को ये इसमें से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी पब्लिक प्राइवेट डिबेट ये चल रहा है कि लॉट ऑफ थिंग्स है। अभी जैसे बैंक वाले हैं, तो बैंक का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी बैंक्स को बहुत सारे जो देखो गवर्नमेंट है, बहुत सारे बैंकों को मर्जर कर दिया। बैंक का मर्जर आपने देखा कि कुछ बैंकों का मर्जर कर दिया गया है कि जो हमारे पास क्या होना चाहिए कि कुछ जो है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे पास 3 बैंक जो हैं वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक है, ठीक है। तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं, तो आपका जो वो आपके इंपॉर्टेंट ऐसे बैंक हैं जैसे एसबीआई आपके हैं, एचडीएफसी हैं और आईसीआईसीआई हैं। लेकिन कुछ और बैंक इसमें शामिल होंगे अब, क्यों? क्योंकि कुछ मर्जर करने के बाद जैसे पंजाब नेशनल बैंक में कुछ बैंकों को मर्ज किया गया। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे और बैंकों को मर्ज किया गया। तो वो मर्जर मर्जर के बाद जो कुछ बैंक हुए हैं वो और बड़े जीडीपी में ये हुए हैं। तो देखो एक बैंकिंग सेक्टर को भी आपको इस बार के लिए ध्यान में रखना है। बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन डिबेट, और जो आपका कोविड 19 पैंडेमिक है वो किस ढंग से इम्पैक्ट ये किया इकोनॉमी को, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको किस ढंग से इम्पैक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे आगे हम इन चीजों को भी देखेंगे कि कोविड 19 पैंडेमिक है। तो कोविड 19 पैंडेमिक ने इकोनॉमी को ऑलरेडी हमने बताया कि -23.9% हमारा जीडीपी ये रहा। इसका मतलब है कि वो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में रहा, वो उतने माइनस में रहा। अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे हमारा इकोनॉमी रिकवर कर रहा है। अब इसमें जो है जो आरबीआई है, तो आरबीआई ने भी अहम भूमिका अदा की, आरबीआई भी अहम भूमिका अदा कर रही है। आरबीआई ने भी बहुत सारे अपने सरप्लस जो हैं और बहुत सारे मनी जो हैं वो दिए। देखो सरकार जो है इस बार काफ़ी ये लोन ले रही है, काफ़ी सरकार को ज़रूरी है बोरोइंग, तो वो बोरोइंग जो है इंटरनल सेक्टर से और एक्सटर्नल सेक्टर से दोनों से हमें चाहिए। दुनिया के हर कंट्री जो है, हर कंट्री एक्सेप्ट चाइना देखा जाए तो चाइना ही प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है कहीं न कहीं, और वो तो एन्जॉय कर रहा है। अदरवाइज़ चाइना को हम यदि छोड़ दें तो दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ कंट्री जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी देखो जैसे हमारा सेकंड वेव भी फिर से कोविड 19 का सेकंड वेव ये स्टार्ट हो गया है। रिसेंट टाइम में देखोगे तो कहीं न कहीं इसके भी इम्पैक्ट अभी होने हैं। जो फिर से रिस्ट्रिक्शंस बहुत जगह लगाए जा रहे हैं। स्कूलों वगैरह को बंद किया जा रहा है। और बहुत सारी जो इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें हाफ कैपेसिटी पे ही ये किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर के सारी चीज़ें। तो ये हमारा भी अभी भी इम्पैक्ट ये चल रहा है और ये सारी चीज़ें ये हो रही है, ठीक है? तो हम इकोनॉमी के में और आगे चीज़ों को देखेंगे, जो भी होगा, जो चीज़ों को फिर उसके बाद हम बजट वगैरह को भी देखेंगे। जो बजट आपके होते हैं वो इम्पोर्टेंट की मेजर जो है बजट के थ्रस्ट क्या हैं, ठीक है? फिर आत्मनिर्भर भारत आपको ये जानना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो उसके तहत कि हम उसमें से क्या सक्सेस हुए हैं, क्या उस चीज़ को कर रहे हैं। फिर आपको एमजी नरेगा के बारे में ये जानना है, ठीक है? कि एमजी नरेगा किस ढंग से हेल्पफुल है और ये इकोनॉमी का कहीं न कहीं बैकबोन है। फिर आपका एग्रीकल्चर है। देखो फार्म बिल पे फार्म लॉ जो 3 फार्म एक्ट हैं, जो एक्ट पार्लियामेंट से पास किए गए, उस पर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट ऑलरेडी आपको अभी फिर से उस चीज़ को और भी आपको ये करने हैं, ठीक है? तो इवन इफ उस पर आ चुका है लेकिन उस पर डिफरेंट तरीके से ये आ सकता है। फिर देखो जो भी हमारा सरकार क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, यूथ के एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए ये क्या कर रहे हैं। फिर या फिर जैसे आत्मनिर्भर भारत में के तहत हमने क्या अचीव किया, क्या वो राइट ट्रैक पे चल रहा है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हम ग्रेजुअली एक-एक करके देखेंगे, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप हमें बताना या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।